आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। सबसे पहले हम डिमांड को देखते हैं कि डिमांड क्या चीज़ है। तो डिमांड में 3 कंडीशंस आती हैं, जो कंडीशन ये वाली हैं जिस पे मैं टिक लगा हूँ। ये तीनों कंडीशन होंगी तो हमारा डिमांड फुलफ़िल हो जाएगा। पहला है विलिंगनेस टू परचेज़, यानी कि आपको अंदर से जज्बा हो, ख्वाहिश हो कि हाँ भाई मुझे ये परचेज़ करना है। नंबर 2 है कैपेसिटी, पावर, एबिलिटी, आपके पास ताकत हो, यानी आपका पैसा हो खरीदने का। और अवेयरनेस ऑफ मार्केट नंबर 3, यानी कि आपको मार्केट की समझ हो, भाई इस मार्केट में ये चीज़ कितने की मिलती है। ये नहीं कि आपको पता नहीं है, बिल्कुल भी आपको कोई आइडिया नहीं है कि ये किसने की है, दुकानदार ने आपको 5,000 की बेच दी और असल में हो 500 की। इस तरह के तीनों हमारी कंडीशन होती हैं, विलिंगनेस टू परचेज, कैपेसिटी या पावर और अवेयरनेस ऑफ मार्केट। ये तीनों कंडीशन अगर हमें फुलफिल होती है तो हमारी डिमांड कंप्लीट हो जाती है। एक छोटा सा मैंने नोट भी नीचे लिखा हुआ है, ये यहाँ ये देखिए, जिसमें लिखा है डिफरेंस बिटवीन वांट एंड डिमांड। वांट की भी यही कंडीशन है और डिमांड की भी यही कंडीशन है। फ़र्क कितना है, सिर्फ टू परचेज। वांट में हम परचेज नहीं रखते, पर वांट में हम ये कहते हैं कि हमें विलिंगनेस होती है, कैपेसिटी होती है, सही है, लेकिन जो और डिज़ायर होती है, यानी विलिंगनेस होती है, ख्वाहिश होती है और कैपेसिटी नहीं। यहाँ पर हमें परचेज होती है, हमें खरीदने की ताकत भी होनी चाहिए, खरीदने के जज्बा भी होना चाहिए, मार्केट की अवेयरनेस भी होती है, तो हमारा डिमांड ये कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। 1 मिनट। सही है, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड का पहले हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट। 1 मिनट में ज़रा इसको सही कर दूँ, ब्रश को थोड़ा छोटा कर दूँ। सही है, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। ये जो अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम को मैं वो कर रहा हूँ ना, ये क्या है, पहले हम इसको समझते हैं कि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम क्या है। अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम ये है कि प्राइस, जो हमारी प्राइस है और क्वांटिटी जो डिमांड है ना, इसके अलावा जो भी फैक्टर्स होते हैं ना, जो हमारी प्राइस पे या डिमांड पे असर करते हैं, वो उन सब का कांस्टेंट होना ज़रूरी है। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो भी हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ। जैसे कि फैशन कांस्टेंट होना चाहिए, एक हाउस होल्ड की इनकम कांस्टेंट होनी चाहिए, यानी सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी डिमांड आपकी कांस्टेंट ना हो, और बाकी जो जो फैक्टर आपको अफेक्ट कर सकते हैं डिमांड की क्वांटिटी डिमांड को चेंज करने में, वो सब कांस्टेंट होना ज़रूरी है। फैशन हो गया और आपका इनकम हो गई, एक बंदे की इनकम है वो भाई कांस्टेंट होगा। अगर इनकम बढ़ गई तो जाहिर सी बात है क्वांटिटी डिमांड में भी असर आएगा ना, कि भाई हाँ उसके 10,000 से 15,000 हो गए तो अपनी जो भी चीज़ें लेने की ताकत है वो बढ़ा देगा, वो पहले के मुकाबले कम थोड़ी लेगा, वो ज़्यादा लेगा। आपके फैशन, टेस्ट, पॉपुलेशन, सब्स्टिट्यूट, ये सब आपके कांस्टेंट होना ज़रूरी है। अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, ये का मतलब ये है कि अदर फैक्टर आपके कांस्टेंट हो। अब आगे वाली लाइन पढ़ते हैं, रब कर लेते हैं पहले हम इसको। आगे वाली लाइन हमें कह रही है अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम के बाद आता है हमारे पास when the price of the particular commodity increases, यानी कि प्राइस जो है ना वो इंक्रीज हो गई है। प्राइस क्या हो गई है? इंक्रीज। और आगे क्या लिखा है? इट्स क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज, और इसकी क्वांटिटी डिमांड क्या होगी? डिक्रीज। यानी प्राइस इंक्रीज हुई है तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी, सही है। फिर इसके बाद क्या कह रहे हैं? एंड व्हेन द प्राइस ऑफ अ पार्टिकुलर कमोडिटी डिक्रीजेज, अगर प्राइस डिक्रीज होगी तो उसकी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी, यानी कि अगर आपकी प्राइस डिक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो रही है, प्राइस इंक्रीज है तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज है। तो इस लॉ से हमें क्या पता लगता है? इस लॉ से हमें ये मालूम होता है कि एक्सप्लेनेशन भी मैंने दी है, सॉरी स्केड्यूल टर्म पहुँच गए। एक्सप्लेनेशन भी हमने दी हुई है। एक्सप्लेनेशन में ये कह रहे हैं कि वी ऑब्जर्व द लॉ ऑफ डिमांड फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर यानी कि जो हम लोग हैं, बायर, जो खरीदते हैं, कंज्यूम करते हैं चीज़ों को, वो कंज्यूमर होता है। कंज्यूमर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कि वो उसको सेटिस्फेक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है,
सही है, और वो भी लिमिटेड रिसोर्सेज में, यानी कि कम पैसों में या कम चीज़ों में उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ से सुकून लेना होता है। ये रेशनल कंज्यूमर की भी डेफिनेशन है। अगर आपको कभी पेपर में या किसी में सवाल आ जाए व्हाट इज़ रेशनल कंज्यूमर, तो आप लिख सकते हैं रेशनल कंज्यूमर आर द कंज्यूमर हु गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम हिज लिमिटेड रिसोर्सेज। सही है। और हमें एक और बात पता लगी लॉ ऑफ डिमांड से, आपने नोट किया होगा जब हमारी प्राइस बढ़ रही थी तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो रही थी, प्राइस डिक्रीज हुई तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हुई। इससे हमें पता लगा इनका आपस में नेगेटिव रिलेशनशिप है या इन्वर्स रिलेशनशिप है, जो मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है। ये देखिए, कलर चेंज कर देते हैं हम, देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए इन्वर्स और नेगेटिव रिलेशनशिप की मैंने अच्छे से उसको पॉइंट आउट किया हुआ है कि भाई नेगेटिव और इन्वर्स रिलेशनशिप है। इससे ये पता लगता है कि एक चीज़ बढ़ने से दूसरी चीज़ कम होती है, तो जाहिर नेगेटिव है। प्राइस और क्वांटिटी का डिमांड का नेगेटिव रिलेशनशिप है। अब इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या कह रही है, नेक्स्ट स्लाइड हमारी स्केड्यूल की है। स्केड्यूल का मैंने देखिए बनाया हुआ भी है, आप लोग अच्छे से समझ भी आ जाएगा कि पहले प्राइस 100 थी और क्वांटिटी डिमांड 5 थी। प्राइस बढ़ती जा रही है और डिमांड कम होती जा रही है। 5 से 4 में आ गई, प्राइस बढ़ी, फिर प्राइस बढ़ी, डिमांड और कम हो गई, एंड में 500 प्राइस रह गया और डिमांड सिर्फ 1 हो गई। यानी कि आपका पता लग गया प्राइस आपकी यहाँ बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो रही है। साफ साफ आपको मालूम हो रहा है, आपको लॉ समझ आ गया होगा। अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, अदर फैक्टर सेम होंगे, लेकिन जब प्राइस आपकी बढ़ेगी तो आपका जो क्वांटिटी डिमांड है वो डिक्रीज होगी। प्राइस बढ़ेगी, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी, प्राइस गिरेगी, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी। बार बार मैं इसलिए इस मेन टॉपिक को कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपको ये याद हो जाएगा तो आपको समझो आगे का इकोनॉमिक्स बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। बस ये याद रखिए लॉ ऑफ डिमांड में रिमेनिंग द सेम के बाद प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज, ये आप याद रखें, इंशाल्लाह आपका अच्छा ही होगा। आ जाइए अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बना देते हैं हम अपना। ये वाई एक्सेस हो गया, ये 0 हो गया और ये हमारा एक्स एक्सेस हो गया। सही है। इधर हम लिखेंगे प्राइस को और इधर हम लिखेंगे अपनी क्वांटिटी डिमांड को। 100, 200, थोड़ा इग्नोर मान लीजिएगा क्योंकि राइटिंग मुश्किल होती है लिखने में, फिर मैं साफ सुथरा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से बन जाए आप लोग का ग्राफ। अब सही है। 1, 2, 3, 4, 5, 100, 200, 300, 400, 500। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस 0, प्राइस, क्वांटिटी डिमांड, वैल्यू पुट करते हैं। 500 प्राइस थी तो हमारी डिमांड कितनी थी 1, इधर 400 पे कितनी हो गई 2, 300 पे हमारी 3 हो गई, 200 पे हमारी कितनी थी 4 डिमांड थी और 100 पे 1 डिमांड थी। अब हम इसको मैच करेंगे तो आप देखेंगे, आराम से देख सकते हैं कि इसका जो भी ग्राफ है वो नेगेटिवली स्लोप्ड आ रहा है, नेगेटिव स्लोप कहते हैं इसको, और इन्वर्स रिलेशनशिप है। इन्वर्स रिलेशनशिप कैसे चेंज, जैसे कि हमने आगे डिस्कस किया हुआ है इन्वर्स रिलेशनशिप कैसे होता है, जो एक दूसरे पे, ये देखिए अब इसको और थोड़ा सा वो कर सकते हैं एलेबरेट कि भाई हाँ ये इस तरह है कि ये 500 हमारी प्राइस थी तो 1 डिमांड थी, 400 थी तो 2 डिमांड थी, 300 हमारी प्राइस थी तो 3 क्वांटिटी डिमांड थी। इससे इन्वर्स रिलेशनशिप साबित हो गया, नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। सेकंड बात हो गई प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव है। इसके बाद हमें इंशाल्लाह आगे जो करना है हमें वो इसकी और अजम्पशंस एक्सेप्शन ये सब कुछ करेंगे इंशाल्लाह ताला हम। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को बने रहिएगा। और अगर आपका सवाल एक और बात, स्ट्रक्चर ऑफ डिमांड कर्व आ गया, क्वेश्चन आ गया व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ डिमांड कर्व,
तो आपका ये जो स्ट्रक्चर डिमांड कर्व क्या, जो ऑरेंज लाइन आपको दिख रही है, क्या समझ आ रहा है आपको? भैया आप लिख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड हो रहा है ना, नीचे गिर रहा है ना, डाउनवर्ड स्लोप है ना, पहली बात। और फिर दूसरा लिखेंगे लेफ्ट से राइट तक, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हो गया एक सेंटेंस। फिर लिखे बिकॉज देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। क्यों नेगेटिव स्लोप हो रहा है? क्योंकि इनमें इनवर्स रिलेशनशिप है। सीधी सी बात, आप छोटा सा लिख सकते हैं 2 लाइनों की, अगर डेफिनेशन या कुछ सवाल आ जाए। तो उम्मीद है आपको मेरा छोटा सा लेक्चर अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह ताला मैं इस डिमांड के चैप्टर को आगे और मज़ीद इसका एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह ताला। जो भी इसके टॉपिक्स होंगे, सब टॉपिक्स इंशाल्लाह हम आगे करते रहेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए। अल्लाह हाफ़िज़।